अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम और प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स। चैप्टर 16 है फंडामेंटल ऑफ इकनॉमिक्स बाय हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले चले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड द थ्योरी ऑफ प्राइसिंग ऑफ फैक्टर मीन्स द सेम थिंग। ठीक है कि बेसिकली इकनॉमिक्स में एक थ्योरी हम डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, और एक डिस्कस करते हैं कि प्राइसिंग ऑफ फैक्टर के हवाले से। तो वो दोनों बेसिकली सेम है। किस तरह सेम है वो आगे जाके पता चलेगा। द इनकम विच पीपल अर्न इज एक्चुअली द प्राइस दे रिसीव अगेंस्ट सम अदर फैक्टर सर्विसेज दैट प्रोवाइड। कि जो इनकम लोगों को मिलती है, ठीक है, वो अर्न करते हैं, वो बेसिकली उसकी प्राइस होती है जो वो सर्विस मतलब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी सर्विस देते हैं, ठीक है, उस पर जो उन्हें प्राइस मिलती है उसको वो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग कह रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली कि कोई भी पर्सन अपनी जब सर्विसेज देता है, ठीक है, टीचिंग सर्विसेज कर सकते हैं या कोई भी सर्विसेज आप कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे उसे जो मतलब इनकम जनरेट होती है वो बेसिकली, या फिर वो जो प्राइस जनरेट होती है, प्राइस इनकम को एक ही कंसेप्ट में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी अर्निंग कहलाती है। Importance of study. Firstly, factor prices are the major determinant of income of the people in the form of wage, rent, interest and profit. ठीक है कि जो फैक्टर की प्राइसेस होंगी ना, उसकी बेस पे ही लोगों की जो इनकम है वो डिटरमन होती है। जाहिर बात है, फॉर एग्जांपल एक लेबर को दिन में कितनी आपने पे करनी है, उसकी सर्विस कितना, उसको कितने घंटे उसे काम लेना है, उसकी वजह आप उसे वेज देंगे। एक मशीनरी है, ठीक है, उसका रेंट कितना है, उसके हिसाब से फिर आपको पे मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज़ नीडेड। ठीक है कि जो नेशनल इनकम का एक मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्राइसिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। फैक्टर प्राइसिंग बेसिकली क्या है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े हैं ना, उस पर जो हम पे करते हैं। उसके बाद है वी मस्ट नो वाई वर्कर इज़ गेटिंग ₹30,000 अ मंथ एंड नॉट मोर, वाई द रेंट्स ऑफ हाउस आर राइजिंग। ठीक है, वही ऊपर वाली बात होगी कि हमें इन चीज़ों की जानने की ज़रूरत है कि क्यों एक वर्कर की मतलब जो मंथली तनख्वाह है वो 30,000 ही होगी, क्यों रेंट 10% ही होगा, ठीक है, क्यों हाउसेज रेंट बढ़ते जा रहे हैं। इन सारों के पीछे जो लॉजिक है वो अंडरस्टैंड करनी है। सेकेंडली, जस्ट एज प्रोडक्ट प्राइजेज रेशन नेशन होगा बड़ खैर रेशन finished goods and services to consumers. Factor prices allocate scarce resources among various uses. To make this allocation efficient, understanding of the process of factor pricing is helpful. कि बेसिकली हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह डिफरेंट वे में हम अच्छे वे में या ज़्यादा बेस्ट तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं या वेरियस यूज़ कर सकते हैं, मींस के मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फैक्टर प्राइसेस से ही अंडरस्टैंड होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज़ हेल्पफुल। इन सिंपल वर्ड के एलोकेशन मतलब रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है, रिसोर्सेज हमने कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करने हैं, इसके लिए फैक्टर प्राइसिंग ज़रूरी है। थर्डली है टू द फर्म फैक्टर प्राइसेज आर कॉस्ट। एक फर्म के लिए जो फैक्टर प्राइस है वो उसकी कॉस्ट है, जाहिर बात है वो कॉस्ट पे कर रही है तो वो उसकी प्राइस होगी। द अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट द फर्म मस्ट सीक द लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए फर्म को क्या करने पड़ेगा, मतलब ऐसा कम्बिनेशन प्रोडक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर उसे कॉस्ट कम पे करनी पड़े। फॉर दिस पर्पज़ दे टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ वेरियस फैक्टर हायर। ठीक है, तो इसके लिए जब वो डिफरेंट फैक्टर्स को हायर करती है तो उनकी प्राइसेस पे भी फोकस करती है। फाइनली द क्वेश्चन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू द इथिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इफेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है कि अब हम फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो फैक्टर प्राइसिस जो सी है वो मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो इक्वली नहीं कर रहे। ठीक है, एक लेबर को देख लें तो आप लेबर से कितना ज़्यादा काम लेते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन आप उसको एक दिन का कोई 1500 या 1000 पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसको हमने दूर करना है। इस तरह अमीर से तबका जो है वो अमीरतर होता जा रहा है, जो गरीब तबका है वो गरीब ही रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम ऑफ अ फॉल इन प्रोडक्ट प्राइसेस इज़ लेस सीरियस दैन फॉल इन वेजेस। कि बेसिकली हमारे पास जो वेजेस का फॉल आ रहा है ना, मतलब किसी की फॉर एग्जांपल वेज कम करनी है, ठीक है, तो वो ज़्यादा सीरियस इशू है, या मतलब एज़ कम्पेयर टू कि अगर हमने प्रोडक्ट की प्राइसिंग फॉल करनी है। इन सिंपल वर्ड दोबारा हम रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम ऑफ अ फॉल इन प्रोडक्ट प्राइस इज़ लेस सीरियस देन फॉल इन वेजेस। ठीक है, कि प्रोडक्ट की प्राइस जो सी है उसको कम करना है और दूसरी साइड पे आपने वेजेस को कम करना है, तो इन दोनों में मतलब जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
उसके बाद हमारे पास है फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग लाइक प्रोडक्ट प्राइसिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कि फैक्टर की हमने क्या प्राइस रखनी है, उसके अलावा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्या प्राइस रखनी है। तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं वो चेक करती हैं। Yet there are some important difference between two. There are separate theory of factor pricing is called for demand for a final product is a direct demand while the demand for a factor is derived demand। कि बेसिकली एक हमारे पास होती है डायरेक्ट डिमांड, एक होती है डिराइव डिमांड। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल में इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, पर अगेन कर लेते हैं एक दफ़ा। डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होती है जैसे अब कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है, हम उसको जाकर परचेज़ कर लेंगे, वो हमारी डायरेक्ट डिमांड होगी। जो डिराइव डिमांड है ना, वो बेसिकली ये है कि फैक्टर की डिमांड, ठीक है, कि हमने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो किस फैक्टर के थ्रू जनरेट होगा। वो लेबर बनाएगी, वो मशीनरी बनाएगी, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, ठीक है, कोई लैंड यूज़ करके वो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, तो वो हमारे पास क्या होता है, डिराइव डिमांड होती है। डिमांड फॉर फैक्टर इज ड्राइव डिमांड फॉर द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। डिमांड फॉर क्लॉथ इज डायरेक्ट बट द डिमांड फॉर क्लॉथ मेकिंग मशीन इज डिपेंड ऑन द, ये आगे वर्ड मिसिंग है, ठीक है। फैक्टर्स आर डिमांडेड बिकॉज द कमोडिटीज दे प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। वही बात होगी कि अगर हम डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं क्लॉथ की तो वो हमारी डायरेक्ट डिमांड कहलाएगी, ठीक है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि वो क्लॉथ किस से बनेगा तो वो हमारी डिराइव डिमांड कहलाएगी, ठीक है, कौन सी मशीनरी उसमें यूज़ होगी। Supply of a factor is determined by the opportunity cost. Earning of the factor is next best alternative use, while the supply of a product depend on money of cost ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, वो कहता है कि जो बेसिकली सप्लाई ऑफ फैक्टर है ना, कि हमने कौन सा फैक्टर मतलब यूज़ करना है, ठीक है, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट पे। अपॉर्चुनिटी कास्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब आप एक चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, वो अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है, ठीक है। तो हमेशा जो फैक्टर की सप्लाई है ना, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट को देखते हुए, कि फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्टर हम इस जगह पर लगा रहे हैं तो दूसरी साइड पे हमें कितना कोई प्रॉफिट या कितना कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कास्ट देखते हुए। इसी तरह जो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड करती है ऑन मनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, के उस पर बेसिकली मनी कितनी, एक्सपेंस कितना आया है, ठीक है, तो उसकी जो सप्लाई है ना प्रोडक्ट की, वो बेसिकली उसकी एक्सपेंस के हिसाब से डिटरमिन होती है। मोर एवर to talk of cost of production for some factor like labor is meaningless. It is difficult to know the cost of production of a doctor's services when he examines a patient for 5 मिनट। लेकिन वो ये भी बात कर रहा है कि अगर हम फैक्टर की मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेबर की जो प्राइस है या जो उस फैक्टर को हम पे करते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम मतलब मैयर करना चाहें तो वो मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसके पास कोई भी पेशेंट आता है, ठीक है, वो उसको सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट देता है। अब हम उस हिसाब से तो नहीं ना उसकी कास्ट देख सकते कि अच्छा इसने 5 मिनट दिए हैं, लेकिन जब ये पढ़ रहा था तो इसके 5 मिनट पे कितना एक्सपेंस आया था, ठीक है, तो हम इस चीज़ को मैयर नहीं कर सकते। तो इसलिए मतलब जो लेबर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मैयर करना मीनिंगलेस है। Pricing of some factor like labor is influenced by social, psychological, human consideration. Product price are little affected by I think। ठीक है, कि बेसिकली जो फैक्टर की प्राइसेस हैं वो सोशली, साइकोलॉजिकली और ह्यूमन मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इससे वो इफ़ेक्ट होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो इन सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होती, ठीक है। अब फैक्टर ज़ाहिर बात है, लेबर को अगर हमने देखना है तो हम मतलब एक पर्सन है उसकी साइकी का इशू है कि वो चाहे उसको ज़्यादा वेज दे दे चाहे कम दे दे, ठीक है, सोशल भी इशू बन सकता है, ये ह्यूमन मतलब कंसिड्रेशन इस पे चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। प्राइसिंग ऑफ फैक्टर सर्विसेज इज जस्ट लाइक द प्राइसिंग ऑफ एनी कमोडिटी थ्रू इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड ऑफ अ फैक्टर, ठीक है। मार्जिनल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मार्जिनल वर्ड यूज़ होता है एडिशन के लिए, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज़ द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड ऑफ फैक्टर, कि हमने चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल में से कौन सा यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है फैक्टर की वो क्या है, ठीक है, उसकी जो एडिशनल प्रोडक्शन वो कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको देखते हुए डिटरमिन करते हैं। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है, मतलब फैक्टर प्राइसिंग की जो थ्योरी है उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी कहते हैं। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, एक मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है। द मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को उन्होंने फार्मूला के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है, अच्छा सॉरी
ये थोड़ी सी यहाँ पर ना कन्फ्यूजन हुई है। द मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, मैंने उसको शायद कुछ और पढ़ दिया। द मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। कि बेसिकली अब सबसे पहले मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट उन्होंने फाइंड किया किस तरह, मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, और उसको इक्वल कर दी गया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इस तरह ये इक्वल बनेगी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये फार्मूला है एक। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी स्ट्रेस द फैक्ट दैट अ फर्म before hiring a factor services will compare the marginal revenue product of the factor with the reward paid to the factor owner। कि बेसिकली कोई भी फर्म मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी में मतलब कोई भी फर्म ये डिसीजन जब लेती है कि उन्होंने कौन सा फैक्टर मतलब सर्विसेज के लिए हायर करना है, तो उससे पहले वो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को कंपेयर करती है, ठीक है, फैक्टर ओनर के साथ, ठीक है। सबसे पहले वो देखते हैं कि इसकी मार्जिनल प्रोडक्ट या एडिशनल मतलब एक मैक्सिमम लेवल तक तो हम इससे काम ले रहे हैं, उससे ऊपर जब काम लिया तो वो बेसिकली हमें क्या रिटर्न देगा। द रिवार्ड पेड टू द फैक्टर इज कॉल्ड मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और फिर वो जो एडिशनल रिवार्ड हम फैक्टर ओनर को देते हैं ना, ठीक है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट की बेस पे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एज अ फैक्टर डिमांड शेड्यूल। Factor demand is indirect demand which is derived from the demand for the product which the factor helps to produce, ठीक है। कि फैक्टर डिमांड हमारी इनडायरेक्ट डिमांड कहलाती है या फिर ड्राइव डिमांड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, जो कि डिराइव होती है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को जिसको फैक्टर प्रोड्यूस करता है। फैक्टर्स आर डिमांडेड सिंस दे हैव प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। जाहिर बात है फैक्टर्स को हम इसीलिए उनकी डिमांड कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं ताकि हम चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन firm hires additional unit of any factor if it is profitable to do so। कोई भी फर्म जो सी है वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अगर अर्न कर रही है तो वो ज़्यादा फिर मतलब जो फैक्टर्स हैं उनको हायर करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट फिर मज़ीद अर्न करें। एंड देयर विल बी प्रॉफिट ओनली इफ़ न्यू वर्कर एड्स मोर टू द फर्म टोटल रेवेन्यू दैन टू टोटल कास्ट, ठीक है। तो फिर फर्म जो सी है वो न्यू वर्कर ऐड करेगी, लेकिन तब ऐड करेगी जब उनका जो टोटल रेवेन्यू है ना वो बेसिकली उनकी टोटल कास्ट से ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ग्रेटर देन ओ मार्जिनल फैक्टर कास्ट, मेरे ख्याल में यही वर्ड है। उसके बाद एज अ फर्म एम्प्लॉय मोर यूनिट ऑफ अ फैक्टर इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल व्हेन द सिचुएशन रीच द पॉइंट वर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट देयर विल बी नो फर्दर डिमांड फॉर अ न्यू यूनिट ऑफ द फैक्टर, ठीक है। कि बेसिकली जब फर्म ज़्यादा यूनिट फैक्टर्स की हायर कर लेती है ना तो इससे मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होती है तो फिर उसके बाद हमारे पास सिचुएशन आती है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये मतलब सिचुएशन बन जाती है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल, अब ये फैक्टर कॉस्ट ही है मेरे ख्याल में, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि ये फैक्टर कास्ट ही है या कुछ और है, मेरे ख्याल में तो ये मार्जिनल फैक्टर कास्ट ही है, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर फिर न्यू मतलब जो फैक्टर्स हैं उनको हम हायर नहीं करते। यहाँ पर हमने 3 सिचुएशंस पढ़ी हैं, रिपीट कर देते हैं दोबारा। पहली सिचुएशन है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ग्रेटर दैन मार्जिनल फिक्स्ड कास्ट, सॉरी मार्जिनल फैक्टर कास्ट, ठीक है। अगर ये सिचुएशन होती है तो फर्म ज़्यादा लेबर हायर करेगी ताकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्म का अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर फर्म न्यू लेबर हायर नहीं करती, ठीक है। फिर उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के, तो वहाँ पर भी बेसिकली हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि वहाँ पर जो न्यू फैक्टर्स हैं उनको हायर नहीं किया जाता। अच्छा, सेकंड में आप देख लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। एज अ फर्म एम्प्लॉय मोर यूनिट ऑफ अ फैक्टर इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, ठीक है। कि बेसिकली अगर फर्म ज़्यादा यूनिट फैक्टर्स के हायर करती है तो वहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इन सिंपल मीनिंग में दूसरे टर्म में इसका यही मतलब होगा कि मार्जिनल जो रेवेन्यू प्रोडक्ट है, सॉरी ये मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करती है तो उससे क्या होगा कि फर्म मज़ीद एम्प्लॉय को हायर नहीं करेगी। तो वही बात होगी कि बात दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एन एग्जांपल ऑफ लेबर डिमांड शेड्यूल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज शोन इन द टेबल एंड ग्राफ वी हैव अज्यूम्ड, ओके जी, यहाँ पर टेबल बना दिया गया। सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने वर्कर लिए हैं 1 से 4 तक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिज़िकल प्रोडक्ट लिए हैं ब्रिक्स और रेवेन्यू प्रोडक्ट लिए हैं, ठीक है, रुपीज़ में, और वेज रेट लिया है और वेज रेट फिर दोबारा ले लिया। सबसे पहले उन्होंने टोटल
फिजिकल प्रोडक्ट ली है, ठीक है, जो 20, 38, 54, 68 तक गई है। फिर उनने मार्जिनल प्रोडक्ट ली है, ठीक है, कि मतलब 1 एडिशनल यूनिट अगर आप हायर करते हैं तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या असर आएगा। फिर टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट लिया है इसी तरह, फिर उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लिया है, सही हो गया। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेज रेट उन्होंने कांस्टेंट ले लिया है, और वेज रेट रुपीज़ में भी फिर अगेन उन्होंने कांस्टेंट ले लिया है। इसकी सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तब यहाँ से ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। एज मोर वर्कर आर इम्प्लॉयड मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स कंपेयरिंग डिफरेंट वेज रेट विद द वैल्यूज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट वी नो द डिमांड फॉर लेबर इफ द मार्केट वेज रेट इज 32 the firm can hire only 3 worker. If 4 worker is hired, it does not produce revenue at least equal to its wage. Marginal revenue product less than marginal फैक्टर कॉस्ट सो इट कैन नॉट बी हायर, ठीक है। कि अब देखिए वहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट अगर देखें ना तो थर्ड लेबर पे हमारे पास कितनी आ रही है, 32, ठीक है, और उसको वेज रेट भी 32 ही मिल रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो फोर्थ वर्कर हायर करती है तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। एक साइड पे 16 से 14 आ रही है, दूसरी साइड पे 32 से 28 आ रही है, जबकि वेज रेट अगेन 32 है। तो वेज तो हमें उसको वही 32 पे करनी पड़ी है जो हम पिछले वर्कर्स को पे कर रहे थे, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो भी डिक्रीज़ होगी है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ होगी है। तो ये ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर फर्म फिर बेसिकली ज़्यादा लेबर मतलब या नेक्स्ट लेवल के जो लेबर है वो हायर नहीं करेगी, ठीक है। फिर इसका सिंपल उन्होंने ग्राफ बना दिया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का। इसको जस्ट आपने मतलब एक साइड पे वर्कर लेने हैं, एक साइड पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेना है, और इसको जैसे जैसे ही कंबाइन करते जाएंगी वैल्यूज़ को तो ये हमारे पास आ जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का कर्व जो जस्ट लाइक मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद मार्केट डिमांड फॉर द factors. Market demand curves for labor will be found by summarizing horizontally individual demand और marginal revenue product curve for all hiring firms, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखो उन्होंने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ये जो ऊपर हमने बनाया अगेन वही बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद साथ में उन्होंने इंडस्ट्री का बना दिया है। अब फर्म और इंडस्ट्री में डेफिनेटली डिफरेंस होगा, ठीक है। फर्म का एक सिंगल होता है और इंडस्ट्री जब हम फर्म्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो इसकी शेप में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ये चीज़ आपने देख देना है, ठीक है। तो ये बाकी फर्दर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर भी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सप्लाई ऑफ फैक्टर है, ठीक है। सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कंडीशन इन मार्केट फैक्टर ओनर वांट्स मैक्सिमम रिवार्ड फॉर इट्स सर्विसेज इन द केस ऑफ लेबर वी सी दैन व्हेन वेज रेट इज़ हायर वर्कर वर्क आर विलिंग टू वर्क, ठीक है। कि बेसिकली जो फैक्टर ओनर है ना वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड मिले जो भी उसके फैक्टर जोन है वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। इसी तरह लेबर जोन से अगर उसको ज़्यादा वेज दी जाए तो वो ज़्यादा टाइम काम करने के लिए भी विलिंग होता है। इसी तरह उन्होंने फिर स्लोप जो बनाई है सप्लाई की वो अपवर्ड बनाई है, किस तरह, क्योंकि एक पॉइंट हमने ये डब्ल्यू और एन वाला लिया है, ठीक है, और एक डब्ल्यू डैश और एन डैश का लिया है। जाहिर बात है जब वेज हमारे पास डब्ल्यू थी तो हमारे पास जो लेबर की डिमांड आ रही थी वो एन तक थी, ठीक है। जैसे ही हमारे पास वेज रेट बढ़ेगा तो लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, मतलब लेबर काम भी ज़्यादा करेंगे और वो जॉब्स में आएंगे भी ज़्यादा, ठीक है। तो जस्ट ये शो कर रहा है ये ग्राफ। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम वेज किस तरह डिटर्मन होती है, इसके लिए हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं, एक सप्लाई कर्व बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को बना के जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही होती है ना ये वाली जगह, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम वेज होती है। अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं तो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, इससे कम करते हैं तो भी ठीक नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए ये जो इक्विलिब्रियम ई पॉइंट है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम वेज है। और यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दे दिया है, इफ़ वेज रेट राइज 0 to W डैश, ठीक है। कि अगर वेज रेट हमारे पास ये जो W नज़र आ रहा है ना ये अगर इधर वेज रेट चला जाता है इससे क्या होगा, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड से, ठीक है। सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, यहाँ पर अगर इन डॉटेड लाइंस को देखें ना तो हमारे पास सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सीड सप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ड्यू टू एक्सेस सप्लाई वेज रेट टेंड्स टू फॉल, फिर जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी लेबर की तो अचानक से फिर वेज रेट कम हो जाएगा। क्यों, अब लोग काम ज़्यादा करने वाले हैं लेकिन उनके पास काम है नहीं तो वो ज़्यादा लोगों को हायर करके वेज फिर कम कर देते हैं। इसी तरह वो कहता है अगर वेज रेट हो जाता है 0 से W डबल डैश, ठीक है, ये जो डबल ये वाला W है, ठीक है, यहाँ तक अगर वेज रेट मतलब कम हो जाता है फिर जो हमारी डिमांड है वो एक्सीड कर जाएगी सप्लाई पे,
ठीक है। अब हमें वेज कम पे करनी पड़ रही है, हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर बेशक मार्केट में आ जाए लेकिन हमारा काम करे सही वेज कम ले ले हमसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक्सेस डिमांड हो जाएगा। एक्सेस डिमांड फिर क्या करेगा, पुश अप द वेज टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 0W। अब जब डिमांड एक्सेस हो जाएगा, लोग हमारे पास काम करने के लिए होंगे नहीं, हम उनको फिर वेज थोड़ा ज़्यादा का लालच देंगे। जब वेज ज़्यादा का लालच देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट में आके फिर काम स्टार्ट कर देंगे। तो इससे अगेन इक्विलिब्रियम वेज की तरफ हम मूव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपने जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अगर हमारा वेज इक्विलिब्रियम वेज से ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम पे फिर किस तरह आता है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये चैप्टर बस इतना सा है। सप्लीमेंट्री नोट स्टार्ट हो गए हैं। 2 मिनट में ये देख लूँ ज़रा। अच्छा ये वैसे कोई सप्लीमेंट्री नोट्स एडिशनल तौर पे दिया गया, ये मतलब यहाँ पर एंड नहीं हुआ, वैसे एक्सरसाइज दिया गया। ओके जी, उसके बाद वेज वाला कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है। वेज आर द पेमेंट फॉर सर्विसेज ऑफ लेबर, ठीक है। जो भी लेबर हमें सर्विस देते हैं उस पर जो हम उनको पेमेंट करते हैं वो वेज कहलाती है। द सर्विसेज में भी मेंटल और फिजिकल, ये मेंटली फिजिकली कोई भी सर्विस हो सकती है, ठीक है। ये ऑफिस की सैलरी, जो ऑफिस वर्कर होते हैं उनकी सैलरी भी हो सकती है। डॉक्टर को फ़ी जो पे करते हैं वो भी हमारे पास वेज ही होगी, ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट्स आर रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज ऑफ लेबर ऑफ दूस पर्सन एंड देयरफॉर आर कॉल्ड वेजेस, ठीक है। कि वही बात होगी कि उन लोगों को हम उनकी सर्विसेज पे जो पेमेंट करते हैं वो वेजेस कहलाती हैं। इसमें कमीशंस भी आ जाते हैं, सैलरीज फीस वगैरह भी आ जाती हैं। उसके बाद नॉमिनल एंड रियल वेज, वेजेस आर द प्राइस ऑफ लेबर सर्विसेज, वही ऊपर बात जो हम करके आ रहे हैं इस सारे ग्राफ में तकरीबन वही बात है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेजेस, ठीक है। एक हमारे पास नॉमिनल वेज है, दूसरी रियल वेज है। जो नॉमिनल वेज है ना वो बेसिकली क्या है, वी मीन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड per hour, per day and so on. For example, if a person receive 50,000 per month his salary, this amount is nominal wage। मतलब जो भी वेज जो आपको मनी की सूरत में दी जाती है ना, ठीक है, कैश की सूरत में, वो आपकी नॉमिनल वेज कहलाएगी। आपको 1 मंथ के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, वीक के बाद जो भी सैलरी मिल रही है वो आपकी नॉमिनल वेज है। नॉमिनल वेज आर जनरली दूज मनी पेमेंट्स विच अ पर्सन रेगुलरली रिसीव्स इन कैश। इन सिंपल वर्ड वही बात होगी कि जो आपको कैश की सूरत में दी जाती है। बट मनी वेज और नॉमिनल वेज अलोन डू नॉट गिव अस अ करेक्ट आइडिया ऑफ व्हाट वर्कर रियली अर्न्स फ्रॉम हिज वर्क। फॉर दिस पर्पज वी नीड रियल वेज, ठीक है। कि नॉमिनल वेज, अच्छा नॉमिनल वेज पढ़ें या मनी वेज पढ़ें, नाम एक ही है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें फुली अंडरस्टैंडिंग नहीं देते, इसके लिए हमें रियल वेज को पढ़ना ज़रूरी है। रियल वेज इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ विच अ वर्कर इंजॉय बाय वर्किंग ऑन अ जॉब। कि कोई भी पर्सन जो जॉब कर रहा होता है उसमें जो वो फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहा होता है उसको रियल वेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड रियल वेज। कि जब हम मनी वेज या नॉमिनल वेज से हमारी जो परचेजिंग पावर इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, या उससे हम जो चीज़ें परचेज कर सकते हैं उसको हम रियल वेज कहते हैं। इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ वर्कर इट इज़ एस्टिमेट नॉट फ्रॉम नॉमिनल वेज बट फ्रॉम हिज रियल वेज, ठीक है। कि अगर हमने किसी वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना है, ठीक है, कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें रियल वेज से पता चलेगा, ना कि नॉमिनल वेज से, ठीक है। कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। अब हम कह तो रहे हैं कि उनकी मंथली मतलब 50,000 उन्हें दे दिया जाता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मतलब क्या उसके साथ उनकी परचेजिंग पावर भी है इतनी या नहीं है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रियल वेज, एक तो मनी इनकम है, ठीक है। कि रियल वेज किस तरह इफेक्ट होती है। हायर मनी वेज मीन्स ग्रेटर कैपेसिटी टू बाय गुड्स। अ पर्सन गेटिंग 2,000 अ डे इज़ अ बेटर पोजीशन बाय कमोडिटीज दैन अ पर्सन गेटिंग 1,000, ठीक है। कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें परचेज करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। सेकंड है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है, डिटर्मिनेंट व्हेन अ पर्सन कैन रिलाई बाय विद हिज मनी इनकम वैन प्राइस राइज परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल, ठीक है। कि जब जाहिर बात है इनकम उसकी सेम रहेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो उसकी परचेजिंग पावर फॉल हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स्ट्रा एंड सप्लीमेंट्री इनकम, रियल वेज में आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब वही बात होगी कि कुछ आपको इंजॉयमेंट जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ आ गई। अ कॉलेज लेक्चरर कैन राइज हिज रियल वेज बाय मार्किंग एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का लेक्चरर है, ठीक है, वो क्या करता है अपनी रियल वेज को बढ़ा सकता है, किस तरह, अपने जो पेपर्स हैं उनको चेक करके, ठीक है। जाहिर बात है उस पर भी उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलती है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लाइक फ़ी रेजिडेंस हो गया,
कन्वीनियंस होगी, मील्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी भी होगी, जो एक्स्ट्रा उसको मतलब पे के हिसाब से मिल रही हैं, वो भी रियल वेज को इफ़ेक्ट करती है। नेचर और कंडीशन ऑफ वर्क, आप किस टाइप का जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप उससे खुश हैं नहीं खुश, ठीक है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड है, लॉन्ग टाइम पीरियड है, ठीक है, या वर्किंग आवर्स उसके अगर कम है तो रियल वेज विल बी हायर, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इसको इफ़ेक्ट करती हैं। A magistrate has more pleasant job than a factory supervisor, ठीक है, आपकी जॉब की जो नेचर है ना वो भी इफ़ेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात है थोड़ी इजी जॉब होती है एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री सुपरवाइज़र, आपको वहाँ पर सारा देखना करना पड़ता है। हिज रियल वेज और हायर इवन इफ़ दे बोथ गेट इक्वल सैलरी, ठीक है, अगर इन दोनों को इक्वल सैलरी भी मिल रही है ना, मजिस्ट्रेट को और फैक्ट्री सुपरवाइज़र को, फिर भी जो रियल वेज होगी ना वो सुपरवाइज़र की वो मजिस्ट्रेट की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो जॉब की नेचर अच्छी है, सुकून दे जॉब है, उसके अलावा साथ में ये है कि उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं उस पर मतलब करना पड़ता जॉब पे। लेकिन जो फैक्ट्री सुपरविजन है वो तो फिर आपको हर चीज़ को माइंड में रखना होता है। उसके बाद है गुड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स लाइक अर्ली प्रमोशन, इंक्रीज रियल वेज, ठीक है, ब्राइट चांसेस इन फ्यूचर और सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब रियल वेज में एक ये भी होता है कि अगर आपको मतलब फ्यूचर में प्रमोशंस दी जाती हैं, ठीक है, या फिर उसके अलावा यह है कि कोई भी सहूलत दे दी जाती है तो उससे आपको मतलब गुड वे में उस जॉब के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है। इन पेंशनेबल पोस्ट रियल वेज विल बी हायर ऑल्दो द करंट सैलरी में बी इक्वल टू द नॉन पेंशनेबल जॉब। कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो मतलब जॉब की नेचर ऐसी है कि आपको एट द एंड, जैसे हम सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, उनको पेंशन वगैरह नहीं दी जाती, ठीक है, तो अगर करंट मतलब आप जॉब कर रहे हैं, आपकी और किसी दूसरे पर्सन की मतलब जो इनकम है वो इक्वल है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एंड पे पेंशन मिलेगी तो डेफिनेटली आपकी रियल वेज ज़्यादा होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि एट द एंड आपको फिर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब्स डेफिनेटली आपको एक सिक्योरिटी हो जाती है कि आप अब एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई है, लाइफ टाइम के लिए आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, और इससे भी आपकी रियल वेज जो सी है वो इंक्रीज़ होती है। उसके बाद लेकिन जो टेम्पररी जॉब है उसमें आपकी मनी वेज के बेशक इक्वल ही होती है जो आपकी परमानेंट जॉब के। इन सिंपल वर्ड हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक पर्सन परमानेंट जॉब कर रहा है और दूसरा पर्सन टेम्पररी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो जो परमानेंट जॉब कर रहा है उसकी भी वेज इक्वल है और जो टेम्पररी जॉब कर रहा है उसकी भी वेज इक्वल है, मीन्स दोनों की वेज सेम है। फिर भी जो परमानेंट जॉब कर रहा होगा उसकी रियल वेज ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टेम्पररी जॉब। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर उसे वहाँ पर मतलब कोई ना कोई बेनिफिट भी मिलेगा और वो सिक्योर है कि उसकी एक जॉब हो गई, अब उसे टेंशन फ्री है, ठीक है। उसके बाद सोशल स्टेटस, डेफिनेटली वेज ऑफ अ मजिस्ट्रेट एंड अ सेल्स मैनेजर में बी इक्वल, बट बिकॉज ऑफ बेटर सोशल स्टेटस रियल वेज ऑफ द मजिस्ट्रेट विल बी हायर, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट की सारी बात है एक अच्छी पोजीशन है, ठीक है, मैनेजर से भी ऊपर लेवल की है, चाहे उनकी इनकम सेम ही है, ठीक है, फिर भी मजिस्ट्रेट की जो सोशल स्टेटस होगा वो अच्छा होगा। Expenses of training and education has inverse relation with wage. If two workers get same money wage but the cost of training of one is less than the other, then the real wage of the first will be higher. कि बेसिकली दो पर्सनस हैं, ठीक है, वो सेम ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक हो गया, और उनकी मनी वेज भी सेम है, लेकिन बेसिकली जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है उस पर जो कॉस्ट आई है वो एक की कम है और एक की ज़्यादा है, तो जिसकी कॉस्ट कम आई होगी हमेशा वो उसकी रियल वेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। रियल वेज इन सिंपल वर्ड के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले रहे हैं ना कोई भी, वो आपकी रियल वेज काउंट होगी। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ वेज। वेजेस आर द प्राइस फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर, सो लाइक एनी अदर प्राइस वेज आर डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। कि हमने वेज कितनी रखनी है ये डिमांड और सप्लाई जो लेबर की है उस पर ही डिपेंड करता है। डिमांड फॉर लेबर, डिमांड हम लेबर की क्यों करते हैं, ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं वो बताने हैं हमने। डिमांड फॉर लेबर इज़ इनडायरेक्ट एंड इज़ ड्राइव डिमांड फ्रॉम द डिमांड फॉर गुड्स इट्स प्रोड्यूस। वही ड्राइव और डायरेक्ट डिमांड की बात होगी जो ऊपर हमने एक बात की है। उसके बाद है डिमांड फॉर लेबर इज़ अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ अदर इनपुट्स, ठीक है, कि मार्केट में जो अदर इनपुट्स हैं, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी या जो प्राइस है वो भी इफेक्ट करती है लेबर को, लेबर की डिमांड को, ठीक है। नीडेड फॉर लेबर टू वर्क, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, कैपिटल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी। अगर कैपिटल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है, ठीक है, तो लेबर को अफोर्ड कौन करेगा? जाहिर बात है उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ तो लेबर चाहिए ना,
तो इस तरह भी मतलब जो इनकी प्राइसेस हैं वो इफेक्ट करती हैं। लेबर डिमांड इज़ आल्सो इफेक्टेड बाय बिजनेस, सोशल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से भी ये इफेक्ट होता है। उसके अलावा लेबर डिमांड इज़ रिलेटेड टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, कि बेसिकली हम लेबर को तब भी डिमांड करते हैं जब हमारे पास उसका मतलब एक डाटा हो कि ये हमें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट में इजाफा करेगा, ठीक है, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद वो कहता है कि सिंगल फर्म के लिए जो डिमांड फॉर लेबर है ना वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है, और इसका ग्राफ उन्होंने बना दिया है। और उसके बाद ये अगेन वही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और किस तरह वेज अगर बढ़ जाएगी और डिक्रीज़ होगी तो उस पर लेबर की डिमांड क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर वेज W से W2 हो जाती है, ठीक है, मीन्स क्या हुआ है, वेज बढ़ गई है। जब वेज ज़्यादा फर्म को पे करनी पड़ती है तो वो लेबर की तादाद कम कर देगी, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा लेबर को निकाल देगी। तो इसी तरह जब एक्स्ट्रा लेबर को निकाल देगी और वेज काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद सेकंड उन्होंने अच्छा यहाँ पर क्या केस डिस्कस किया है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वेज कम हो जाती है, बढ़ने के बजाय डिक्रीज़ हो जाती है, तो फर्म क्या करेगी, कोशिश करेगी कि ज़्यादा लेबर हायर करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले और उन्हें कम वेज पे करेगी, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह बेसिकली उन्होंने शो किया है कि अगर मतलब वेज बढ़ती है या कम होती है तो उससे लेबर किस तरह इफेक्ट होती है। फिर अब साथ ही उन्होंने मार्केट डिमांड फॉर लेबर बता दी है, ठीक है, इसको मतलब ये इस तरह हमें मिलती है जब हम ये फर्म की डिमांड को 1 बाय 1 बनाते हैं। इसमें उन्होंने डिमांड फॉर 1 फर्म बनाई है, फिर इंडस्ट्री 100 फर्म्स बनाई है। एक साइड पे उन्होंने इंडस्ट्री का कर्व बना दिया, एक साइड पे उन्होंने फर्म का बना दिया, ठीक है। फर्म की डेफिनेटली डिमांड 5, 6, 7 उन्होंने रखी है, छोटी होती है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा 500, 600, 700 हमें चाहिए होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर इनको मतलब पॉइंट्स की शक्ल में उन्होंने बना दिया। सप्लाई ऑफ लेबर इज़ द नंबर ऑफ वर्कर ऑफरिंग देमसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट एट वेरियस पॉसिबल वेज रेट, ठीक है, कि बेसिकली जो लेबर की सप्लाई है ना वो डिपेंड करती है कि उसको कौन सा वेज रेट दे रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज रेट देते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर जो सी है उसके कुछ फैक्टर्स हैं। करंट वेज रेट, हायर वेज इंड्यूस पीपल टू इंक्रीज वर्किंग आवर, ज़्यादा वेज दी जाएगी तो लोग जाहिर बात है ज़्यादा काम करने के लिए रेडी होंगे। साइज एंड एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, दिस सेट्स द अपर लिमिट टू सप्लाई ऑफ लेबर, कि बेसिकली साइज़ और एज के हिसाब से भी देखा जाता है, ठीक है, कि मतलब पॉपुलेशन में किस एज के लोग ज़्यादा हैं, फिर उस हिसाब से भी जो सप्लाई है वो इफेक्ट होती है। कॉस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द जॉब फैक्ट सप्लाई इज़ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ठीक है, फिर उसकी देखा जाता है कि उसकी ट्रेनिंग है या नहीं है, एजुकेशन है या नहीं है, उसके हिसाब से भी बेसिकली जो लेबर की सप्लाई है वो होती है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ वेज रेट इसमें आ जाता है, वही ऊपर वाली डायग्राम दोबारा बनाई गई है डिमांड एंड सप्लाई की, इंडस्ट्री की और इंडिविजुअल की थोड़ी सी चेंज इसमें बनाई गई है। किस तरह के वेज रेट का डायरेक्ट बनाया और फिर एवरी रेवेन्यू प्रोडक्ट का डाउनवर्ड आ रहा है और फिर वहाँ पर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का कर्व आ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट तो ऊपर जो हमने पढ़ा है ना वो ही बनाया उन्होंने, और एवरी रेवेन्यू प्रोडक्ट का यहाँ पर हमारे पास न्यू कर्व है। तो ये उन्होंने बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑन वेज रेट बनाया, एक फर्म का बनाया और एक इंडस्ट्री का बनाया। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये सारी बातें वही हैं जो ऊपर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फॉर अ फर्म सिंगल फर्म वेज रेट इज गिवन, द फर्म देयरफॉर इम्प्लाई दैट माय लेबर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द करंट वेज लेवल, वही बातें होंगी, ओके जी। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, collective bargaining. Collective bargaining is any negotiation between a trade union and management over wage, freeing benefit, job security और working condition, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली निगोशिएशन मतलब बहस मुबाहिसा होता है ट्रेड यूनियंस के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान, ठीक है, जो भी इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि वेज क्या रखनी है, बेनिफिट्स क्या देने हैं, जॉब सिक्योरिटी क्या है और वर्किंग कंडीशन क्या है। इन प्रिंसिपल्स द वेज रेट ऑफ लेबर इज डिटरमिन्ड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, असूल के तहत के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो सी है वो ही लेबर की डिमांड को या लेबर की वेज रेट को डिटरमिन करती है। बट इनफैक्ट ड्यू टू मैनी इम्परफेक्शन ऑफ द लेबर मार्केट वेज आर जनरली लोअर दैन देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि बहुत मतलब मार्केट में हम ये देखते हैं कि समटाइम उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होती है लेकिन उनको वेज रेट बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। द एम्प्लॉयर बिकॉज ऑफ देयर मोनोपोलिस्टिक पोजीशंस आर एबल टू एक्सप्लॉइट वर्कर, ठीक है, और उनकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, जाहिर बात है, और उसमें फिर उनके पास ये चीज़ होती है कि वो लेबर को निकाल भी सकते हैं। मोर एवर लेबर इज़ हाईली पेरिशेबल, इट हैज़ नो रिवर्स पावर, रिज़र्व पावर, ठीक है। अब लेबर भी एक पेरिशेबल ही गुड्स है ना, क्योंकि जाहिर बात है उनकी एज जैसे जैसे गुजरती जाएगी उसको वापस नहीं लाया जा सकता, उनको स्टॉक नहीं किया जा सकता। अ डेज लेबर
withheld is lost forever। अगर कोई भी दिन लेबर का ज़ाया होता है तो वो हमेशा के लिए ही उसका ज़ाया हो जाता है, ठीक है। A wage earner when standing isolated and unorganized in a every weak organization position against his employer, to overcome this weakness the worker organize themselves into trade union, wage are settled between the representative of trade union and the employer, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी मामलात है लेबर के, जो भी मतलब ये वेज रेट से हवाले से, तो इसके लिए वो फिर खुद डिसीजन नहीं लेते बल्कि ट्रेड यूनियन को इस चीज़ का मौका देते हैं कि वो मतलब एम्प्लॉयर की जो भी वेज रेट है उस पर फोकस करें या उसको जो भी डिसीजन लेना है। हायर वेजेस वेज फ्यूअर जॉब्स। Through collective bargaining, the wage earners may secure higher wages, but they are unable to force the employer to employ all the workers who are willing to work at a higher wage. Sometime collective bargaining में इस चीज़ पर भी फोकस किया जाता है कि कुछ मतलब लोग ऐसे हैं उनको हम हायर वेज पे कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि जितने भी लोग एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, या जितने भी लोग काम करना चाहते हैं एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उन सब को ही काम के लिए रख लिया जाए हायर वेज पे। इफेक्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट। मार्केट को देख के ज़ाहिर बात है ये डिसीजन लिया जाता है कि किन को हमने रखना है और किन को नहीं रखना। इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग विद मोनोपोली इन लेबर है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन वेयर कलेक्टिव बार्गेनिंग इज रियली यूजफुल। इंक्रीज इन वेज थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल। ज़ाहिर बात है इसमें मोनोपोली है, एक सिंगल सेलर है, सिंगल बायर है, ठीक है, सिंगल सेलर है, और इसमें हमारे पास क्या होगा कि ज़ाहिर बात है ज़्यादा से ज़्यादा वेज भी दी जा सकती है। उसके बाद इसमें हमारे पास मार्जिनल और एवरेज वेज कर्व्स बनाई गई हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ओरिजिन की तरफ से, ओरिजिन से नहीं बल्कि ओरिजिन से ऊपर है थोड़ा, ठीक है, तो ये वहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर शिफ्ट हो रही हैं। द इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई वर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू एम डब्ल्यू क्या था हमारे पास, मनी वेज मेरे ख्याल में होगी। उसके बाद हमारे पास वो कहता है 0 and 1 persons आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म्स एट द एवरेज वेज रेट ऑफ OW1, ठीक है, कि बेसिकली वो कह रहा है कि जहाँ पर हमारे पास 0 and 1 लेबर है ना, वहाँ पर मतलब हम एवरेज वेज रेट जो दे रहे हैं वो 0W1 है, ठीक है। वही बात अगेन रिपीट है, बस ग्राफ चेंज है थोड़ा सा। हैड द लेबर बीन पेड इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट द वेज रेट वुड हैव बीन 0W0, बट दे आर पेड लेस। दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इक्वल टू W1 एंड 0W। कि बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि सम टाइम हम जो लेबर को पे करते हैं ना वो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन सम टाइम द वेज रेट वुड हैव बीन 0W0 बट दे आर पेड लेस। सम टाइम जो वेज रेट होता है वो 0W, इक्विलिब्रियम वाला जो वेज रेट है वो 0W है, ठीक है, W0 यहाँ पर ये E जहाँ पर शोर है, ठीक है। तो वो कहता है कि इक्विलिब्रियम वेज हमारे पास जो है वो E है, लेकिन हम फिर पे कितनी करते हैं वर्कर को, या तो W1 करते हैं या W2 करते हैं। W2 पे अगर हमारी वेज आती है तो हम मतलब लेबर के नंबर ऑफ वर्कर जो उनसे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। लेकिन हम एक्सप्लॉयटेशन किस तरह लेबर की करते हैं कि हमें उन्हें वेज देनी चाहिए W0, लेकिन हम N1 पर ही उनको वेज पे कर रहे हैं W1, ठीक है। तो ये कितना बड़ा अंदर गैप है जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है लेबर की। उसके बाद हमारे पास क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज़ नॉट ओनली ब्रॉट हायर वेज बट आल्सो इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप हायर वेज ही पे करो या मतलब उस पर ही लेबर को हायर करो, बल्कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास मिनिमम वेज का कंसेप्ट है। मिनिमम वेज इज़ द स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेमेंट टू लेबर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिलो विच इज़ एन ऑफेंस टू पे अ वर्कर, ठीक है। मिनिमम वेज बेसिकली वो वेज होती है जो एक स्टैंडर्ड रेट गवर्नमेंट रख देती है। जैसे अब गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी भी मतलब जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसकी वेज 25,000 से कम नहीं होगी, ठीक है, तो इस तरह उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट रख दिया। इट मे बी फिक्स फॉर सम सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़, हो सकता है ये पूरी इकानमी के लिए रूल हो या कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ के लिए हो, ठीक है। द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज इज़ रिकमेंडेड ड्यू टू अनड्यूली लो वेज पेड टू वर्कर, ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए वेज रेट को फिक्स किया गया है क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों को कम वेज पे ज़्यादा काम करवाया जाता था पहले। When the state fix minimum wage for some industry, it can enforce in payment, but it cannot force the employer to employ a particular number of workers, ठीक है। तो डेफिनेटली वो पेमेंट पे तो फोर्स कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पे नहीं फोर्स कर सकते कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हायर करने हैं। इफ़ मिनिमम वेज इज़ फिक्स्ड अबव द कंपेटिटिव लेवल फॉर द इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, कि जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है अगर उसके हिसाब से जो वेज है
कम है, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे और रिड्यूस करें, क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही बहुत चल रहा है, ठीक है। उसके बाद द फर्म रेज प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट विच वुड मीन बर्डन फॉर कंज्यूमर। फिर इसका बदला वो किस तरह लेते हैं कि बेसिकली प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं, मिनिमम वेज तो देते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बताई है, लेकिन उधर से प्राइसेस बढ़ा देते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि कंज्यूमर पे बर्डन आ जाता है सारा। इफ़ मिनिमम वेज इज़ बिलो competitive लेवल इट इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ फर्म, ठीक है। अगर competitive लेवल मतलब जो कंपटीशन में प्राइस चल रही है, सॉरी कंपटीशन लेवल पे जो भी वेज चल रही है उससे कम वेज पे करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा फर्म को। न्यू कैपिटल एंड इंटरप्राइज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस इंडस्ट्री एंड द डिमांड फॉर लेबर राइज, ठीक है, जाहिर बात है उसकी सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से लेबर का यूज़ भी ज़्यादा हो जाएगा। मार्केट वेज राइजेज अबव द मिनिमम लेवल टू द कंपेटिटिव लेवल, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि मार्केट का वेज रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। उसके बाद नेशनल मिनिमम वेज है हमारे पास। सम टाइम द गवर्नमेंट फिक्स ऑन नेशनल मिनिमम वेज इफ़ दिस वेज इज़ क्वाइट हाई इट मे बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, ठीक है। मैनी पीपल मे रिमेन्स अनएम्प्लॉयड एज नो इंडस्ट्री विल बी विलिंग टू ऑब्जर्व दैम एट दैट रेट। अच्छा, मेरे ख्याल में ना ये जो लो वेज इन पाकिस्तान, बल्कि ये नेशनल मिनिमम वेज, ठीक है, इससे ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे इसका मैं क्लिप ऐड कर दूँगी, तो वो नेक्स्ट पे कर लेंगे। अभी के लिए मेरे ख्याल में इतना बहुत है, ठीक है। तो ये वाला जो 2-3 टॉपिक है ना, लो वेज इन पाकिस्तान और ट्रेड वाला, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं पार्ट इसका बना के और फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी।